तो नहीं पाकिस्तान, 71 की वो जंग जब हिंदुस्तान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान ने 13 दिनों में तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, जब तुम्हारे 93,000 सैनिक लाचार युद्धबंदी बने। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, जब बांटने चले थे तुम हिंदुस्तान को और खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया था। यूं तो भारत ने हर युद्ध में पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है, पर आज हम 1971 की उस जंग की कहानी सुनाएंगे जिसके हर एक पहलू में पाकिस्तान के लिए सबक है। सबक ये कि हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश को छेड़ोगे तो चूर चूर हो जाओगे। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Nothing but exaggerated lies. Pakistan launched a full-scale war against us. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. ये किस्सा है दुनिया के नक्शे बदलने का, किस्सा जंग का, बहादुरी का, एक विकासशील देश की ऐसी कूटनीति का जिसने महाशक्ति अमेरिका को उसके ही खेल में उलझा दिया। एक ऐसी फौज का जो असलहे से भले कमजोर रही हो, हौसले से फौलाद थी। हिंदुस्तान की फतह का और पाकिस्तान की शिकस्त में आत्मसमर्पण के अभूतपूर्व पैमाने का। यह उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में फैला हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में दमन की राजनीति आजादी के बाद से ही चल रही थी। जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर बाशिंदे को बस एक ही भाषा बोलनी चाहिए, उर्दू और सिर्फ उर्दू। पाकिस्तान के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को खुद से छोटा मानते थे। इसी बीच 1970 में पाकिस्तानी इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली थी और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट के 138 में सिर्फ 81। यानी पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला था। पर इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, तब इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया गया। टिक्का खान एक जालिम जनरल था। बलूचिस्तान का विद्रोह भी इसी ने अपनी बर्बरता से दबाया था और आने वाले सालों में इसे बलूचिस्तान का बुचर भी कहा गया था। उसकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 की रात में ऑपरेशन सर्च लाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोला और हजारों, मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को मार दिया।
शरणार्थी भारत आने लगे। तब श्रीमती गांधी ने फैसला लिया कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करनी चाहिए और इस तरह हम इस जंग में शामिल हुए। पूर्वी सरहद से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भारत की ओर पलायन करने लगे। 100,000 नहीं, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का रुख करने लगे। भारत के लिए इतनी तादाद में रिफ्यूजियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि रिफ्यूजियों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, हिंदुस्तान का वो संयम जो उन परिस्थितियों में भी कायम रहा था। पर संयम के साथ ये भी याद दिला दें कि जब संयम टूटा तब क्या हुआ। इंदिरा ने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजा। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. ईस्ट पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान अत्याचार की ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने टिक्का खान को पद से हटाकर जनरल नियाजी को ईस्ट की बागडोर थमा ली। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इसीलिए उसने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. The situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. भारत ने उसी रात से पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की। और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। पश्चिमी सीमा को महफूज तो किया था, पर पूरी ताकत नहीं झोंकी। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की। थार के रेगिस्तान में एक छोटा सा कस्बा है लोंगेवाला। 4 दिसंबर की देर रात जब जवानों की पेट्रोल पार्टी वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि ये आवाजें पाकिस्तानी टैंकों की थीं जो लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे थे।
42 सर जी, दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रक और टैंक लगातार हमारे नजदीक आ रहे हैं। ओवर। सर आदेश दीजिए, बताइए क्या करना है। दुश्मन के टैंक हमारे करीब आ रहे हैं। लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में तेज पंजाब की बस एक कंपनी तैनात थी। और सामने से आ रहे थे पाकिस्तान के करीब 2000 से ज्यादा सैनिक। 90 के आसपास टैंक और ट्रक उनके पास थे। अगर भारतीय सैनिक मोर्चा छोड़ते तो पाकिस्तानी भारतीय शहरों का रुख कर सकते थे, और अगर वहां बने रहते तो आत्महत्या से कम नहीं होता। मेजर चांदपुरी जानते थे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने जवानों से कहा, जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने को आजाद है। बस इतना याद रखना कि जो भी भागेगा वो बटालियन और उसके पुरखों के नाम पर कलंक लगाकर जाएगा। मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। मेजर चांदपुरी के किसी भी जवान की आंखों में मौत का खौफ नहीं था। वो तो अपने अफसर के साथ डटे रहे। वायुसेना के विमानों में उस वक्त वो तकनीक नहीं थी कि रात में उड़ान भर सके, यानी मदद सुबह ही पहुंच सकती थी। सामने 90 टैंकों की फौज और मोर्चा संभाले बस 120 भारतीय। बारूदी सुरंग बिछाने का भी वक्त भारत के पास नहीं था। पर आउटपोस्ट को घेर चुके पाकिस्तानियों से आकलन में एक गलती हो गई। पोस्ट के नजदीक पहुंचकर जब पाकिस्तानी टैंकों ने वहां कांटेदार तार देखी तो उसे माइन फील्ड समझ लिया। वो थम गए। इंजीनियर बुलाने और माइन ढूंढने की कवायद में पाकिस्तान ने 2 अहम घंटे गंवा दिए। और जब आखिरकार पाकिस्तानियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनके टैंक रेत में धंसने लगे। भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगेवाला के पोस्ट की ओर उड़ान भर ली थी। इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की गई कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़कर भाग रहे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, हमारे सिर्फ 120 सैनिकों के सामने तुम्हारे 2000 का हश्र। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के मनोबल पर जबरदस्त चोट कर गई। उधर पूर्वी मोर्चे पर भी हमारी फौज लगातार आगे बढ़ रही थी। पूर्व में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता कम नहीं थी। जनरल नियाजी ने किलेबंदी का रास्ता अपनाया था। सभी कम्युनिकेशन सेंटर, पुल पर कब्जा मजबूत किया। नियाजी ने अहम शहरों को किले में तब्दील कर दिया, पर ढाका को लेकर ऐसी कोई कोशिश नहीं की। शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ढाका तक भारतीय पहुंच सकते हैं। पर भारतीय फौज तो अंतिम लक्ष्य की ओर देख रही थी। नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधे जाएगा ढाका। So we bypassed the towns in our plans. So that was a key factor. We did not capture Chittagong nor Khunna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. मोर्चे पर मोर्चा जीतते हुए हिंदुस्तानी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, तब कैसे अपनी विनती लेकर तुम अमेरिका के पास पहुंचे थे। जब वीरता के आगे टिक नहीं पाए तो कूटनीति का हथियार उठाया था।
उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान में एक साथी नजर आता था और भारत रूस की दोस्ती को देखते हुए वो युद्ध में पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था। भारतीय फौज के पराक्रम को देखते हुए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के माथे पर पसीना आ रहा था। वो हर कीमत पर यही चाहते थे कि भारत अपने कदम वापस खींच ले। इस बीच अमेरिका ने चीन के उत्तरी सीमा पर हमले की झूठी खबर फैलानी शुरू कर दी। वो जानता था कि ऐसी खबर सुनकर पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भर जाएगा, पर हकीकत में चीन ने कभी हमला किया ही नहीं। कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को अमेरिका से मदद मिल रही थी, साथ ही इंग्लैंड, चीन और श्रीलंका भी उसके साथ थे। भारत के पास थी तो बस हिम्मत और रूस की गहरी दोस्ती। उस वक्त यूएन में अमेरिकी दूत थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारतीय सेना के वापस लौटने का प्रस्ताव पेश कर दिया, पर भारत के दोस्त रूस को भरोसा था कि भारत ये युद्ध जरूर जीतेगा और उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अमेरिका के बेड़े स्ट्रेट ऑफ मैलेका में थे। दिल्ली बहुत घबराया, हमसे कहा जो शहर हम छोड़कर आ गए हैं उन पर कब्जा करो, लेकिन ढाका नहीं। हम ढाका के बाहर ही थे। हमने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और ढाका की ओर बढ़ गए। Impossible task, but no mention of Dhaka. We are outside Dhaka. We ignore that. जमीन की लड़ाई अब समुद्र तक भी पहुंच चुकी थी। भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया। भारतीय डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तले में ही डुबो दिया। इसके अलावा 12 तेल टैंकरों को खाक कर दिया। तुम्हें याद है ना पाकिस्तान कि तुम्हारी नौसेना लड़ने की स्थिति में ही नहीं बची थी। हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका से मदद खूब मिली थी। दिसंबर को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारतीय जल सीमा में दाखिल हो गया। इंग्लैंड की नेवी दुनिया में बहुत मजबूत थी, पर रूस ने जहाजों का एक बेड़ा, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और यहां तक कि न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दिए जो एंटी शिप मिसाइल से लैस थे। तब मजबूरन इंग्लिश नेवी को भागना पड़ा था। फिर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएसएस ट्राइपोली भारतीय जल सीमा में पहुंचे तो रूस ने उन्हें घेर कर मिसाइल तान दिए और सबमरीन को सतह से इतना ऊपर लेकर आए कि अमेरिकी जासूस सैटेलाइट उन्हें देख पाए। अमेरिका उल्टे पांव भाग गया। चीन पर भी रूस का दबाव काम कर रहा था। चूंकि पाकिस्तान के हर चालबाज साथी का जवाब रूस दे रहा था, भारत ने अपनी शक्ति केंद्रित की ढाका की ओर। पर अब पाकिस्तानी फौज ढाका की किलेबंदी शुरू कर चुकी थी और ढाका की किलेबंदी के लिए उसने वहां पहुंचने के लिए सड़कों और ब्रिजों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। यानी हिंदुस्तानी फौज ने अगर अपना पूरा ध्यान ढाका की ओर मोड़ दिया था तो पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए झोंक दी। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान कैसे युद्ध के एक हफ्ते के भीतर चीन, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ के बावजूद तुम पस्त पड़ गए थे। अगर भूल गए तो हम याद दिलाएंगे कैसे भारतीय फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी शर्मिंदगी तुम्हें दी थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और हिंदुस्तान का बड़प्पन इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।